we are focusing on the new chapter, that is chemical kinetics. And this chapter, after completing this chapter, we will complete our entire physical chemistry portion, because our book has three parts. Inorganic portion is there, physical and organic. So physical is, after this we have completed the physical portion now, and in organic also we have completed 50% of the syllabus. Organic we have done, but still it's left. So let's start with this chapter. So if you talk about the chemical kinetics, one thing you have to remember, that in a particular chemical reaction, you know what is a chemical reaction. Now this is what the reactant part, and this is the product part. Now you are quite familiar of these things. So in a chemical reaction, three factors or three things are very important. That is feasibility of the reaction, how the reaction is moving, whether it is spontaneous or non-spontaneous. Next is extent of reaction, and third is speed of the reaction. ठीक है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन. तो आप इन तीन चीज़ों एक रिएक्शन में सी करते हो. आप फिजिबिलिटी वगैरह तो अभी आपने उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा है, और एक्सटेंट भी आप देख चुके हो कि रिएक्शन कैसा है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, क्या है, और भी चीज़ें आपने देखी, नेचर क्या है. स्पीड ऑफ द रिएक्शन, अब आप देखोगे रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, कितना टाइम पीरियड लग रहा है एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में. सो दैट पोर्शन इज़ बीन ऑलवेज स्टडीड इन द केमिकल काइनेटिक्स. So basically what is the chemical kinetics, that we have to focus. A chemical, because we are seeing the chapter chemical kinetics, so we should know about chemical kinetics. Nobody will ask you the definition, but still that chemical kinetics is the study of rate of chemical reactions and the mechanisms by which they occurs. That is your chemical kinetics. These chemical reactions, you know, they are said to be proceed at different rates, and these rates may be fast, they can be slow. So we have to study this thing. So what is my concept of it? It is chemical kinetics, it is the study of rates of chemical reactions and the mechanism. So spellings maybe we are writing, so sometimes it is wrong. Mechanisms means, mechanisms का मतलब होता है the series of स्टेप्स. जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा है, कुछ रिएक्शंस होती हैं एक सिंगल स्टेप में होती है. पार्शियल रिएक्शन मेथड पढ़ा था, उसमें क्या था, आपने एक ही रिएक्शन को 2 स्टेप में करा था, 3 स्टेप में. तो वो चीज़ होती है मैकेनिज्म. ठीक है, बाय विच दे अकर. तो आपको केमिकल काइनेटिक्स में एक तो देखनी है कि आपकी रिएक्शन की स्पीड कैसे, मतलब कितना टाइम लगा रहा है वो रिएक्शन कंप्लीट होने में. भाई उसी के हिसाब से डिज़ाइन होगा ना, कोई रिएक्शन फास्ट होगा, कोई स्लो होगा, कोई मॉडरेट होगा. ठीक है, और दूसरी चीज़ है मैकेनिज्म भी होता है. तो मीन्स ऑल द केमिकल्स, दीज केमिकल रिएक्शंस आर said to proceed at different rates. ठीक है, तो दीज रेट्स ऑफ फास्ट रिएक्शन वो समझे. काइनेटिक्स जैसे फास्ट रिएक्शन होती है ना, उनकी काइनेटिक्स पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन जो रिएक्शन मॉडरेट होते हैं या फास्ट होते हैं, मॉडरेट होते हैं और स्लो होते हैं, उनको हम उनकी काइनेटिक्स कर पाते हैं. पहले तो हम यही समझे हम क्या कहना मांग रहे हैं. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, मैं लिख देती हूँ पहले. ना वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जैसे कुछ रिएक्शंस होते हैं बहुत जल्दी होते हैं. दीज रिएक्शंस आर बेसिकली आयनिक रिएक्शंस, है ना. अब जैसे तुमने आयनिक रिएक्शन, जैसे तुम लैब में देखे होंगे तुमने बहुत से केमिकल रिएक्शन कि वो जब तुम डालते हो तो वो पिंक कलर आ जाता है, रेड कलर आ जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता है. मतलब विद इन अ सेकेंड्स यू आर गेटिंग, फ्रैक्शन सेकेंड्स यू आर गेटिंग द आउटकम. तो इन रिएक्शंस की ना काइनेटिक्स निकालना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आयनिक रिएक्शंस को, और आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं. ठीक है, अब वेरी स्लो रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जैसे कि जो काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, काफ़ी दिन लगा रहे हैं, मीन्स दे आर टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, मे बी टेकिंग फ्यू डेज और मंथ्स और ईयर्स और डिकेड्स. तो ये कंडीशन हो जाती है. जैसे एक हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक दिन का तो सीन है नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन इट टेक्स टाइम. ठीक,
तो ये किस कंडीशन में जाते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस वो होते हैं जो मॉडरेट स्पीड पे होते हैं। अ रिएक्शन दैट अकर्स इन मॉडरेट स्पीड, सो सच रिएक्शंस आर नोन है, जैसे कि हम जो कुछ रिएक्शंस है जो हम लैब में करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, या आप कह सकते हो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो दीज रिएक्शंस आर देयर, है ना। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोलिसिस वाला, अगर देख लें हम किसी एस्टर का, ये लिक्विड स्टेट में है, वाटर में आप लो, ये भी लिक्विड है, एसिड की प्रेजेंस पर होता है, तो ये आपको एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ये रिएक्शन है आपके जो मॉडरेट होते हैं, ये ना ही मतलब देखो जो वेरी फास्ट हुए बिल्कुल एक, ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है, वेरी फास्ट और वेरी स्लो, तो इनके बीच के जो रिएक्शंस हैं वो मॉडरेट रिएक्शन से आ जाते हैं। इन सब के जैसे जो भी रिएक्शन है वो सबकी देखो इसकी अलग अपनी स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन अलग था, मतलब इसकी बेसिकली रेट्स अलग थे, इसके अलग थे, इसके भाई ये बहुत कम समय ले रहा है, हाल कंप्लीट हो, बहुत समय लग रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो क्या दे आर हैविंग अ डिफरेंट रेट्स, राइट। Now children, we have to reason of different rates। देखो एक क्वेश्चन आता है, reason of different rates। I don't know it's there in the book or not, but you have to see reasons of different rates। तो जैसे रिएक्शन है, रिएक्शन जब हो रहा है कोई भी रिएक्शन, तो उसमें जैसे ए बी है, अगर ये चेंज हो रहा है ए और बी में, या आप कह रहे हैं ए और बी मिलके ए बी बना रहा है, तो ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये रिएक्शन अलग अलग रेट से चलेंगे। अब बेसिकली हो क्या रहा है, बॉन्ड्स रिएक्शन में हमेशा बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट बॉन्ड्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज फॉर breaking, and different amount of energy requires evolved when different kinds of new bonds are formed। So that concept is there कि whenever a reaction is been carrying up, so a reaction is been there, you are breaking off in a reaction, हम कुछ points लिख देते हैं, in a reaction breaking of bonds and making of bonds takes place, making of bonds takes place, ठीक है। हर रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन आप लोगों ने, तो डिफरेंट रिक्वायर्स, भाई डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स रिक्वायर डिफरेंट एनर्जी, ठीक है, फॉर ब्रेकिंग, एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक बार आ चुका है बोर्ड में, एनर्जी आर इवॉल्व्ड व्हेन डिफरेंट काइंड ऑफ न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है जो आयनिक रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, ये दे आर वेरी फास्ट रिएक्शंस, so no bonds are being broken in case of these reactions। on the other hand जैसे molecular very slow reactions है, तो breaking of covalent bonds they require breaking of covalent bonds, है ना, हमने ये पढ़ा है ना, जो फास्ट रिएक्शन होते हैं तो वो बहुत फास्ट है, तो वहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जल्दी नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो स्लो रिएक्शंस हैं, मॉलिकुलर रिएक्शंस है, उसमें क्या है कि आप जब बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं वो ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, तो उनको उसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक जनरल आइडिया है जो मैंने आपको समझाया है, रीजंस ऑफ डिफरेंट रेट्स क्या। Now our main part arises from here, rate of a chemical reaction। अब हमें किसी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन को समझना है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन of any one of the reactants or products per unit time, ठीक है। अब हम एक हाइपोथेटिकली यूज़ करा कि एक रिएक्टेंट जो है वो चेंज हो रहा है अपने आप में प्रोडक्ट, यहाँ मैं सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। तो अगर हमने माना कि अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है और 1 ही मोल ऑफ
प्रोडक्ट बन रहा है। ये हमारा ये हाइपोथेटिकली हम यूज़ कर रहे हैं इसे, ठीक है, इस रिएक्शन को, ठीक। तो उस कंडीशन पे हमारा जो रेट ऑफ, अब होगा क्या, देखो थोड़ा इसको समझने की पहले कोशिश करो, ये सब थियोरेटिकली चल रहा है। एक रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा और अपने आप को प्रोडक्ट बनाएगा। अभी यहाँ पे हमने ये नहीं देखना है कि कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, अभी हमने एक सिंगल लिया है कि एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में होना क्या है, जब रिएक्शन चलेगा, तुमने यहाँ पे रिएक्टेंट शुरुआत ली, शुरुआत में तुम्हारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, भाई सपोज करो तुमने 10 किलो लिया। अब धीरे धीरे तुमने जब काम करना शुरू करा तो क्या कॉन्सेंट्रेशन 10 किलो रहेगी, वो डिक्रीज़ होएगी, क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है, वही रिएक्टेंट कंज्यूम होके क्या प्रोडक्ट बना रहा है। अब सपोज को रिएक्शन चल गया और एंड में तुमने देखा कि तुम्हारे पास यहाँ पे 5 kg जो है प्रोडक्ट बना है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो रिएक्टेंट थोड़ी 10 रहेगा, उसी में से ही तो वही तो अपने आप को चेंज करके 5 kg बना हो सकता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 5 kg रिएक्टेंट बचा हो सकता है 2 ही kg हो, कुछ वेस्ट हो गया हो, क्योंकि रिएक्शन है। देखो ये चीज़ है ना, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होती है कि आपने 10 किलो रिएक्टेंट शुरू करा है तो 10 किलो प्रोडक्ट मिलेगी, तो डिपेंड करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन, इस बात को समझना है आपको, ठीक है। तो रिएक्शन टू रिएक्शन इस चीज़ का रहेगा। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 kg से शुरुआत करा तो प्रोडक्ट भी आपको कभी का 10 kg मिल जाएगा, कभी 10 से ज़्यादा भी मिल जाएगा, कम भी मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे रिएक्शन चला, भाई यहाँ टाइम को वेटेज दिया रखा है, प्रोडक्ट बनाना है या मतलब आपका रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, भाई दोनों के कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। ये किसके उसमें, पर यूनिट टाइम में। तो पर यूनिट आपका पर यूनिट टाइम विल बी देयर, पर यूनिट टाइम लिखो, ठीक है। तो इस समय में जैसे जैसे आप रिएक्शन चलाएंगे वैसे वैसे होगा कि रिएक्टेंट जो है वो कम होता जाएगा, प्रोडक्ट आपका बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास कह सकते हो एक इक्वेशन, या एक कह सकते हो एक हमारे पास एक, हाँ, फॉर्मूला इक्वेशन बन के आता है जो हमें रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डिक्रीज़, क्योंकि अभी हमने देखा कि डिक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है, और कब हो रहा है, विथ टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। और ये किसके बराबर है भाई, जब ये डिक्रीज़ करेगा तो ये इंक्रीज़ करेगा। तो ये वाली मैं लाइन यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैं यहाँ लिख रही हूँ यहाँ आना चाहिए, आप एक पेज में लिखिएगा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, यू विल नॉट राइट डाउन दिस। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल लगाओगे, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेट रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और अपॉन टाइम टेकिंग। अब रिएक्टेंट है तो आर लिखोगे, प्रोडक्ट है तो पी लिखोगे, ठीक है, ठीक है। अब सपोज करो हमने, अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, फिर हम दोबारा अब नई कहानी पढ़ते हैं। भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा, भाई अब यही है इनिशियल कंडीशन, या कॉन्सेंट्रेशन की जगह छोड़ो, इनिशियल लिखो और फाइनल लिखो। अभी हम इसको आगे प्लेटफॉर्म करते, तो देखो टाइम भी चेंज होगा और आपका जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो भी चेंज होंगे। भाई इनिशियली सपोज करो तुम्हारा टाइम वॉज T1, ठीक है। तो रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R1 रहा, प्रोडक्ट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका P1 रहा, ठीक है। तो ये हमने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा, सॉरी ये इनिशियल लेके चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट। अब टाइम चेंज हुआ, भाई समय बीतेगा तो टाइम चेंज हो गया, सपोज करो T1 के बदले T2 हो गया। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये क्या हो गया, R1 से चेंज हो गया R2 हो गया, ये P1 से चेंज होकर P2 हो गया। अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि जैसे समय बढ़ेगा तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, प्रोडक्ट जो है बढ़ता जाएगा। अब आप इस चीज़ को कैसे लिखोगे, भाई डिफरेंस आ गया ना, ये सब चीज़ डिफरेंस में आ गई, टाइम का अलग डिफरेंस आया, तो आप इनको कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो जैसे आपने सपोज करो डेल्टा टी अपना लिया, क्योंकि टाइम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे लगता है। तो आपने क्या लिखा, T2 माइनस T1, भाई टाइम यहाँ बड़ा होगा ना। अभी यहाँ तुमने 0 मिनट में शुरू करा, रिएक्शन कंप्लीट होते होते 15 मिनट हो गए, तो T2 बड़ा हुआ ना, ठीक है। अब यहाँ पे R का देखो, ठीक, तो R1 जो है और R2 है, ये डिफरेंस है आपका R का भी, तो आप इसको भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ठीक है। ऐसे P को भी आप चेंज कर सकते हैं,
इसको भी डेल्टा लगाओ, डेल्टा क्योंकि स्मॉल चेंज है, P2 माइनस P1, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये अच्छा एक चीज़ और, जब हमारी कोई चीज़ डिक्रीज़ होती है तो हमेशा हम उसको नेगेटिव, ये डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा ये नेगेटिव साइन से रिपोर्ट करेगा। आप माइनस लगा के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि डिफरेंस डेल्टा टी है, इज इक्वल्स टू प्लस साइन, प्लस माइनस ज़रूर लगा लेना, डेल्टा पोजीशन पी और ये डेल्टा टी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको कोई रिएक्शन दिया, इसको रिएक्शन फॉर्म में भी देख लो, तब तुम्हें ईजिली समझ में आएगा कि हम क्या कहना मांग रहे हैं, क्योंकि ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अब सपोज करो टीचर ने तुमको दिया है PCl5, ठीक है। अब बच्चे ने बनाया है PCl3 गैस के फॉर्म में और Cl2 गैस के फॉर्म में। अब बच्चा लिखेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन वो लिखने बैठेगा तो पहले चाहे तो वो रिएक्टेंट का कर ले, भाई फॉर्मूला पहले वो पूरा उतार लेना कि जो हमने स्टार्टिंग में बताया, इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकिंग इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकिंग। अब आप आराम से लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो भाई, क्योंकि ये डिफरेंस ही रहेगा ना, डिफरेंस ही रहेगा आपका, है ना। तो डिफरेंस जो आपका रहेगा उसको आप लेके चलिए कि आप ये रिएक्टेंट पोर्शन है तो पहले रिएक्टेंट से शुरू करिए, माइनस रहेगा, डिफरेंस रहेगा डेल्टा डेल्टा टी। अब यहाँ पे आपके दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्लस लिख के PCl3 डेल्टा टी, फिर इधर लिख के प्लस लिख के डेल्टा Cl2 डेल्टा टी, ठीक है, इस तरह से। अब चलो बेटा, अब एक ऐसा रिएक्शन देखते हैं जहाँ पे हमारे आगे यहाँ मोल्स हमें दिए रखे हैं वो, तो या शीज़ोमेट्रिक वैल्यूज़ हमें, शीज़ोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अगर हमें दिए रखे हों ऑफ द रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में, तब हम क्या करेंगे उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में भी देखो रेट ऑफ रिएक्शन तरीका वही है जो अभी आपने देखा है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। पहले आप वो वैल्यू रखिए, नेगेटिव वैल्यू क्योंकि रिएक्टेंट है, ठीक है, ये N2O5 डेल्टा टी, ठीक है। अब ये आगे दिया रखा है, ये याद रखना हमेशा फ्रैक्शन में चलता है, ठीक है। साइन, सॉरी साइन आगे लगा दो, यहाँ नहीं लगेगा, फिर इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसको लिखो 1/4, ये पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा क्योंकि डिफरेंस है ना, इनिशियल फाइनल कंडीशन अभी हमने देखा हमें लेना पड़ेगा, फिर इक्वल्स टू, फिर प्लस, इसमें O2 तो ऐसे ही है आपका, तो आप इसको डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे। तो मुझे लगता है मैंने दोनों चीज़ समझा दी। जैसे सिंगल रिएक्टेंट तो क्या करना है, डबल रिएक्टेंट तो क्या करना है, रिएक्टेंट्स के आगे शीज़ोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, तो आपको क्या करना है, तो आपको अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया है कि हाउ यू विल राइट डाउन योर रेट ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू हाउ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, द फॉर्मूला ऑल्सो, इट्स क्लियर टू यू ऑल नाउ. So hopefully we have covered a small introduction to chemical kinetics, and in the next video we'll discuss about other portions like average rate and other things also. There are many factors and of rate of chemical reaction is also there, so we'll go through that topics also.